Hello beta, welcome to Dakshina E-Classroom. तो दिस इज़ द सॉल्यूशन फॉर द पेपर नंबर PT1 जो आप लोग ने दिया। बेटा पेपर काफ़ी आसान था। कुछ बेसिक पॉइंट्स पेपर के अंदर हम सब क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही इजी थे। हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो मुझे लगा कि आपको क्वेश्चंस बताना और समझाना ज़रूरी है, उन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है। चूज़न क्वेश्चंस। तो आपको इसके अलावा किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप डेफिनेटली पोस्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे, बट कोशिश कीजिए बाकी क्वेश्चंस आपसे अपनी पढ़ाई के बेसिस पे निकल जाए। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जहाँ मुझे लगा है कि आपको समझाना ज़रूरी था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा या थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। पहला देखते हैं 95th। हाउ मेनी ऑफ द गिवन सेल ऑर्गेनेलीज आर फाउंड ओनली इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। बेटा इस क्वेश्चन में मैं आपको एक चीज़ पे फोकस कराना चाहता था। पेपर में जब एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर सेट करता है तो एग्जामिनर हमेशा चाहता है कि वो बच्चे को किसी पॉइंट पे फंसा दे। और यहाँ ज़रा वर्ड देखो ओनली, जिसको मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ। अगर इस वर्ड पे फोकस नहीं किया होता तो आपके पास प्रॉब्लम हो जाती, गलती हो जाती। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहा हूँ, देखो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में मिलता है, फ्लैजिला दोनों के अंदर मिलता है, सेल वॉल आपके पास दोनों में मिल सकती है, माइटोकॉन्ड्रिया ओनली यूकैरियोटिक, वैक्यूल्स। मीजोसोम्स की बात करी जाती है तो बेटा ये सिर्फ और सिर्फ क्या कौन से हैं, सिर्फ प्रोकैरियोटिक में मिलते हैं, इसलिए आंसर आपके पास मिलता है 1, राइट। वैक्यूल्स भी बेटा इसका मतलब क्या है, दोनों में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। In eukaryotic cells, there is compartmentalization of the cytoplasm. बेटा कंपार्टमेंटलाइजेशन क्या बताना चाहते हैं, हम सेल को इस तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये न्यूक्लियस, ये यूकैरियोटिक सेल है। अब यहाँ पे इस तरीके से सेल में छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं, छोटे छोटे अलग एरियाज बन जाते हैं, बनते कि नहीं बनते? क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपने पास क्या है, ऑर्गेनेली है। तो ऑर्गेनेली क्योंकि बेटा मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड। तो हम कहते हैं कि ऑर्गेनेली की प्रेजेंस की वजह से सेल में कंपार्टमेंट बन जा रहे हैं, अलग से एक सेपरेट रूम बन रहा है। क्या बन रहा है? एक सेपरेट रूम बन जा रहा है, यानी कंपार्टमेंट बन जा रहे हैं। तो क्वेश्चन कहता है इन यूकैरियोटिक सेल देयर इज कंपार्टमेंटलाइजेशन। क्यों हुई? क्योंकि वहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज थी। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। इन यू बैक्टीरिया दिस सेल्यूलर कॉम्पोनेंट दैट रिसेंबल्स प्रोकैरियोटिक सेल। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, नोट्स में इफेक्टिवली जितना पढ़ा है बेटा सब क्वेश्चंस आपके नोट्स से कवर होते हैं। यहाँ पे ज़रा मैं यहाँ पे स्ट्रेस इसलिए डालना चाहता हूँ क्योंकि बहुत ही कॉमन और फेवरेट क्वेश्चंस में से आता है। यानी बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अगर मैं इनमें से कंपेयर करूँ, दो जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन रहता है वो कौन सी रहती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब तुम बोलोगे सर राइबोसोम भी तो रहता है कि प्रोकैरियोट में भी 70S मिल रहा है, यूकैरियोट में भी 70S मिल रहा है। ये ठीक है बेटा, ये एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, हम लेकिन यहाँ पे बेस्ट आंसर निकालना चाह रहे हैं। देखो ना क्वेश्चन में आप न्यूक्लियस को हटा सकते हो, सेल वॉल को हटा सकते हो, क्योंकि दोनों में दोनों अलग अलग तरीके से है। ये पॉइंट गया, ये पॉइंट गया। आज मैं यहाँ से तुम्हें एलिमिनेशन टेक्निक सिखा रहा हूँ। देखो हमने ये न्यूक्लियस को काट दिया, सेल वॉल को काट दिया। अब मेरा डाउट है कि मुझे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और राइबोसोम दोनों में से कोई एक को चूज़ करना है। आंसर बेटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों बनेगा? क्योंकि जैसी यहाँ वैसे ही यहाँ, जैसी प्रोकैरियोट वैसे यूकैरियोट, इसका बेसिक स्ट्रक्चर लिपिड का बना हुआ है और यहाँ पे भी लिपिड बाइलेयर ही है, दोनों में सेम टाइप की। लेकिन राइबोसोम जो है बेटा वो प्रोकैरियोट में सिर्फ 70S है, यूकैरियोट में 70, 80 दोनों है। दैट मीन्स 80 की प्रेजेंस यहाँ नहीं है, इसलिए हमारा बेटर आंसर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर। 70S राइबोसोम्स, क्रोमैटोफोर्स, सर्कुलर DNA आर फाउंड। देखो बेटा 70S राइबोसोम्स आता है हमें, सर्कुलर DNA जो प्लाज्मिड है हमें मालूम है। वर्ड यहाँ पे फोकस इस क्वेश्चन के लिए है क्रोमैटोफोर्स। क्रोमैटोफोर्स ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मिलते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। किसके अंदर मिलते हैं? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। याद रखना नॉर्मल बैक्टीरिया में क्रोमैटोफोर क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। क्रोमैटोफोर का बेसिक काम क्या था? क्या काम था? फोटोसिंथेसिस करना। तो इसीलिए सम प्रोकैरियोट्स जो फोटोसिंथेटिक होते हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया, उसके अंदर आपको क्या मिल रहा है? क्रोमैटोफोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 104। सेलेक्ट दी रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पे पेपर में कभी बार राइट स्टेटमेंट की जगह वो यहाँ पे वर्ड चेंज कर देता है। देखा, अब ये कहता है कि रॉन्ग स्टेटमेंट में मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। द 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर बैसिलस, रॉड शेप, कॉकस स्फेरिकल, विब्रियो कॉमा, स्पिरिलम स्पाइरल। 100% राइट।
ह्यूमन ब्लड सेल का इतना डायमीटर है, ये एनसीईआरटी बेस्ड फैक्ट है, राइट। स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा, टोटली राइट। नेक्स्ट, राइबोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, और जिसको बेटा मैंने इस तरीके से यहाँ दिखा दिया है, राइबोसोम्स में बेटा मेम्ब्रेन नहीं मिलती, याद रखना। ये राइबोसोम्स आर फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, ये बात सही है, लेकिन देखो लाइन क्वेश्चन सिर्फ छोटा सा वर्ड चेंज करता है और गलत हो जाता है स्टेटमेंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। राइबोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, इसलिए ये स्टेटमेंट है रॉन्ग। 1/4 के बाद यहाँ हमें देखना है आंसर क्वेश्चन नंबर 108। फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज एबल टू एक्सप्लेन। मेम्ब्रेन जो होता है उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं क्वासी फ्लूइड, यानी मेम्ब्रेन के अंदर आपके पास फ्लूइडिटी मिलती है पानी की तरह। तो मेम्ब्रेन की बेटा अगर नेचर फ्लूइड है तो इससे क्या होता है, सेल ग्रो कर सकता है क्योंकि मेम्ब्रेन एक्सपैंड कर पाएगी, डिवीजन हो पाएगा, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्युलर जंक्शंस। ये समझा देता हूँ तुम्हें क्या होता है। एक ये सेल है और बेटा ये सेल है, ये दोनों सेल आपस में समान कम्युनिकेट कर सकते हैं इस जंक्शन से जो आपको यहाँ पे बना रखा है। समझ लो ये दो सेल्स हैं, तो इनके बीच में इनको एक दूसरे से सामान लेना है तो इसके थ्रू कर सकते हैं। ये एक इंटरसेल्युलर जंक्शन हुआ। तो ये इंटरसेल्युलर जंक्शंस बेटा तभी बन पाते हैं तब जब सेल की मेम्ब्रेन फ्लूइड होती है। और सिक्रीशन एंड परमिएशन ऑफ वेरियस मेम्ब्रेन सब्सटेंसेस अक्रॉस मेम्ब्रेन, क्या मतलब हुआ इस पॉइंट का, ज़रा देखो। अगर हमारे पास ये सेल है और सेल के पास कुछ ये वाला सामान है जो बाहर निकालना है, तो मेम्ब्रेन इस तरीके से अपनी शेप ज़रा थोड़ी सी चेंज करेगी, फिर उसके बाद क्या करेगी मेम्ब्रेन, इसको बाहर निकाल देगी और मेम्ब्रेन दोबारा ऐसे फॉर्म हो जाएगी। तो देखो बेटा इस केस के अंदर क्या मेम्ब्रेन ने अपनी शेप्स को चेंज किया, इसलिए तो पॉसिबल था कि मेम्ब्रेन अगर फ्लूइड था बिल्कुल इस तरीके से कर सकती थी। अगर मैं इसको उल्टा चला दूँ तो अब देखो समझ लो बाहर कोई सामान है जो सेल के अंदर आना चाहिए, तो ये सामान आता है मेम्ब्रेन के साथ, ये वाला वेसिकल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ कर गया और मेम्ब्रेन का पार्ट बन गया। तो दैट मीन्स सिक्रीशन, सेल अगर कुछ बाहर निकाल रहा है, और परमिएशन यानी बाहर से कुछ अंदर आ रहा है, तो दोनों काम इसलिए हो सकते हैं क्योंकि मेम्ब्रेन की नेचर कैसी है, फ्लूइड। बेसिक क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 111 हमें क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट सेल मेम्ब्रेन। रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट में देखो डायरेक्ट बेटा, पोलर मॉलिक्यूल्स कैन पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, ये बात ध्यान रखना। पोलर मॉलिक्यूल्स can pass through the non-polar lipid bilayer. They require a carrier protein of the membrane to facilitate their transport across the membrane through uphill transport. ये वाली बात आपके पास बेटा गलत हो जाती है। कहानी आप समझ सकते हैं, यहाँ पर आपके पास पोलर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नॉन पोलर से निकल सकते हैं, उनको कैरियर प्रोटीन चाहिए, ये बात सही है। अब थ्रू अपहिल ट्रांसपोर्ट यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे अपने पास ट्रांसपोर्ट होता है फैसिलिटेटेड। कौन सा ट्रांसपोर्ट होगा, फैसिलिटेटेड। पहला पॉइंट देखते हैं, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड enables lateral movement of proteins within the overall bilayer to represent its fluidity. Yes, हमारे पास ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन क्वासी फ्लूइड है, तो जो ये प्रोटीन है ये इधर मूव कर सकता है या इधर मूव कर सकता है, लेटरल मूवमेंट यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी साइडवेज मूवमेंट। स्टेटमेंट सही था। कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू सेल मेम्ब्रेन, सही था। ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल रिकॉग्निशन, सही था। आज बेटा आपको एक टेक्निक बताता हूँ, टेक्निक का नाम है एलिमिनेशन टेक्निक। अगर आप एलिमिनेशन टेक्निक समझना चाहते हैं तो मेरे साथ देखिए। इस क्वेश्चन के अंदर ये स्टेटमेंट ना पहली बार पढ़ें तो हम अक्सर ये अपहिल ट्रांसपोर्ट हमें सही लगेगा सुनना, बट कंडीशन क्या है, आपको अगर कंफर्म कुछ नहीं है कि सही है गलत, तो बाकी जो बचे हुए ये वाले जो ऑप्शंस हैं इनको आप सही गलत बता के अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट कर सकते हैं। इसने कहा रॉन्ग पूछा है तो मैं देखता हूँ फर्स्ट वाला स्टेटमेंट इज़ राइट, सेकंड वाला इज़ राइट, फोर्थ वाला इज़ 100% राइट, मुझे कोई डाउट नहीं है। जब डाउट नहीं है तो बेटा आंसर आपके पास रॉन्ग स्टेटमेंट के लिए ये बन जाएगा। एलिमिनेशन टेक्निक पेपर में बहुत ज़्यादा काम आती है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम जब हमें पेपर में चीज़ें भूल जाती हैं तो ये एलिमिनेशन टेक्निक ही हमें हेल्प करती है आंसर निकालने में, राइट। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है। In animal cells, lipid-like steroidal hormones are synthesized. बेटा क्वेश्चन ने बहुत ही आसान कर दिया, अपने आप को ये क्या किया, लिपिड लाइक।
अगर डायरेक्ट स्टेरॉइडल हार्मोन्स बोल देता तो मैं समझ सकता था कि डाउट आ रही है, बट क्वेश्चन देखो कि एनिमल सेल में लिपिड जैसे स्टेरॉइडल हार्मोन बन रहे हैं, जैसे आपके पास प्रोजेस्टेरॉन, जैसे ईस्ट्रोजन, जैसे टेस्टोस्टेरॉन। ये हार्मोन अगर आपके पास बनने हैं तो सेल के अंदर कहाँ बनेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो प्रोटीन बनता है, नहीं हो सकता है। गोल्जी बॉडीज़ तो पैकिंग करते हैं, नहीं हो सकता है। लाइजोसोम के अंदर तो बेटा सीधी सी बात क्या होती है, एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता। तो अगर आपको ये मालूम भी नहीं था तो एलिमिनेशन से सॉल्व हो गया। और बेटा हमें तो अगर याद है तो मैं तो कहूँगा शाबाशी लो मेरी तरफ से। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का सिंथेसिस करता है, रफ किसका सिंथेसिस करेगा? प्रोटीन का। नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 119 पे। 119 के अंदर राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलीज इन एनिमल एंड प्लांट? बेटा एनिमल में देखें तो हमें माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, यस। प्लास्टिड मिलेगा, नो। जब राइबोसोम को देखते हैं तो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली के नाम पे बेटा ये तो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड यही दोनों होते हैं ना, इसके अलावा तो कोई और नहीं है। तो अगर एनिमल में देखें तो सिर्फ एक मिलता है, और अगर प्लांट में देखें तो ये दोनों मिलते हैं, इसलिए आंसर 1 बनता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ नॉट कॉमन, पॉइंट वर्ड इंपॉर्टेंट है, नॉट कॉमन बिटवीन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। फिर बेटा यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे ना कुछ ऐसा पॉइंट्स बता रहा है कि हमें लगता है कि हमने यार सब कुछ नहीं पढ़ा है। जैसे क्या क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के पास 70S राइबोसोम होता है? यस। दोनों के पास सर्कुलर डीएनए होता है? यस। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है, हम इसको टिक नहीं कर सकते, मतलब वी आर श्योर। बोथ हैव 2 एनवेलप्स? यस, ये भी क्लियर है। बोथ शो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस? ये समझा देता हूँ। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बेटा एक ऐसी इनहेरिटेंस होती है जिसके अंदर जब एक आप सेल को देखें और इसके न्यूक्लियस को देखें तो यहाँ पे जीन्स होते हैं, और ये यही जीन्स इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं जो इन्फॉर्मेशन पेरेंट से प्रोजेनी में पास डाउन करते हैं, यानी इस प्रोसेस को इनहेरिटेंस टर्म करते हैं। इनहेरिटेंस, पैसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन का पैसेज फ्रॉम पेरेंट टू द प्रोजेनी इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। लेकिन जो ये इनहेरिटेंस है वो क्यों है? क्योंकि जीन्स न्यूक्लियस में सिचुएटेड है। बट बेटा अगर मैं इनहेरिटेंस बोलता हूँ साइटोप्लाज्मिक, तो ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या है? ये एक ऐसी इनहेरिटेंस है जो क्यों आती है? क्योंकि साइटोप्लाज्म में अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट मिले, उनके पास अपनी जीन्स हैं, उनकी जीन्स की वजह से जो इन्फॉर्मेशन पास डाउन हो रही है वो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज की वजह से है ना, आउटसाइड न्यूक्लियस की वजह से है, इसलिए उसको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस टर्म करते हैं। बात क्लियर हुई? तो हमें दोनों साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस शो करते हैं, सही, ये भी सही, ये भी सही, ये तीनों कॉमन है। लेकिन मुझे ये पता ही नहीं था बेटा दे आर साइट्स ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये तो आपने पढ़ा ही नहीं अभी तक। तो अगर आप ये तीनों को बता सकते थे तो ये वाला आपका बाय डिफ़ॉल्ट करेक्ट हो जाता। अब मैं आपको बताता हूँ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है। आपको तो बेटा अभी तक मालूम होना चाहिए, फॉस्फोराइलेशन एक वर्ड यूज़ करते हैं एटीपी प्रोडक्शन के लिए। एटीपी प्रोडक्शन के लिए मैं आपको यहाँ इंटरप्ट करना चाहूँगा और बोलना चाहूँगा, जितना भी कुछ आपको यहाँ दिया जा रहा है बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा। एनीथिंग दैट आई एम टेलिंग इज़ यू हैव टू मेक इट्स नोट्स। इसको अपने कॉपी में जो नोट्स बना रखे हैं वहाँ पे अप्रोप्रिएट जगह पे आप ऐड करेंगे, या इसको अपने क्वेश्चन पेपर में लिख के रखेंगे। कोशिश कीजिए इसको आप लिख लीजिए, याद, और सोचें कि हमें सुन लिया, हमें याद हो जाएगा, तो बेटा ऐसा कभी भी नहीं होता है, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। इन 70S जो वर्ड एस है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? एस वर्ड बेटा वर्ड सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के लिए भी यूज़ होता है, जैसे एम वर्ड मीटर के लिए यूज़ होता है, वैसे ये स्वेडबर्ग यूनिट है। ये किसी भी राइबोसोम की डेंसिटी और उसका साइज़ नापने का तरीका है, इसलिए ऑल ऑफ दीज आंसर है। ये ध्यान से रखना, ये अपने पास लिख लो, राइबोसोम के पास बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों वर्ड्स। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 128। फ्रेट चैनल्स आर एसोसिएटेड विद, क्या होते हैं बेटा फ्रेट चैनल्स? तो मैं आपको सिंपल से बोलूँगा, अगर आपने अपने नोट्स ध्यान से देखे हैं तो फ्रेट चैनल्स होते हैं स्ट्रोमा लैमिले। क्या होते हैं? स्ट्रोमा लैमिले। तो अगर इस तरीके से एक ग्रैना है, इधर दूसरा ग्रैना है, और आपस में ये किसी चीज़ से जुड़े हैं, तो ये फ्रेट चैनल्स की मदद से जुड़े हैं। तो दो ग्रैना ऑफ क्लोरोप्लास्ट को आपस में करते हैं कनेक्ट, इसलिए वर्ड फ्रेट चैनल्स। पेपर में जाके जल्दबाजी नहीं करना है, आसानी से ध्यान से क्वेश्चन को देखना है, आसानी से सब कुछ हो जाएगा, सब पढ़ा रखा है आपको।
विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर रिलेटेड विद मीजोकैरियोटिक सेल्स। बेटा मीजोकैरियोटिक वर्ड पर ज़रा फोकस करो। आपने प्रोकैरियोटिक पढ़ा है, आपने यूकैरियोटिक पढ़ा है, ये बात क्लियर। इन दोनों के बीच में आने वाली कैटेगरी होती है मीजोकैरियोटिक। अगर आपने क्योंकि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है, टेस्ट तो बेटा कहाँ से था, सेल से था, लेकिन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर चुके हो ना, तो मैं एक ऐसा क्वेश्चन आपको जानबूझ के एक्स्ट्रा डाल दिया कि देखते हैं कि आपको बाकी चीज़ें भी आती कि नहीं। मीजोकैरियोटिक सेल के अंदर जो आपके पास न्यूक्लियस होता है, क्योंकि ये देखो किस, पहले दिखाता हूँ किस में मिलता है, डाइनोफ्लैजिलेट्स, और डाइनोफ्लैजिलेट्स बेटा क्या होते हैं, प्रोटिस्टा होते हैं, और प्रोटिस्टा क्या होता है, यूकैरियोट, राइट। लेकिन इस प्रोटिस्टा, इस डाइनोफ्लैजिलेट में क्या प्रॉब्लम है, न्यूक्लियस यूकैरियोट की तरह प्रेजेंट है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जो ये डीएनए है, डीएनए के अंदर आपको हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलता। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर पेपर में बेटा ये वाली बात आपको नहीं आती थी तो क्वेश्चन को डोंट अटेम्प्ट। आपको सबसे बड़ी बात ये सीखना है कि अगर आपको क्वेश्चन में श्योरिटी नहीं है, एलिमिनेशन जो मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, वो आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर पॉसिबल नहीं है तो आप क्वेश्चन को यू विल लीव इट। अगर क्वेश्चन नहीं छोड़ा तो बहुत नेगेटिव मार्क्स आते हैं बेटा, क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 134। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अक्सर 134 को लेके इस क्वेश्चन में ना हमें कुछ पॉइंट्स में डाउट आती है। प्रोटोप्लास्ट, यहाँ पे बेटा एक डेफिनेशन आपको लिख दी है, ज़रा अच्छे से इस डेफिनेशन को आप लोग यहाँ पे ज़रा ऑब्जर्व करो। डेफिनेशन में बेटा मैंने दिया है एक वर्ड प्रोटोप्लाज्म, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ये वर्ड प्रोटोप्लाज्म, और दूसरा आपको वर्ड दिया है प्रोटोप्लास्ट। ज़रा अच्छे से फोकस कीजिएगा। All the content of the cell along with the nucleus is called as protoplasm। ध्यान से, अगर मैं सेल में ये सेल मेम्ब्रेन बनाता हूँ, बीच में न्यूक्लियस बनाता हूँ और ये साइटोप्लाज्म, तो आप मेम्ब्रेन को छोड़ दीजिए। इस मेम्ब्रेन के अलावा अंदर जितना भी माल मिल रहा है, जितना भी मटेरियल मिल रहा है, एक्सेप्ट द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म, राइट। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। ध्यान से देखना बेटा, हमने प्रोटोप्लाज्म वर्ड के अंदर कोई मेम्ब्रेन को इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन अगर मैं वर्ड प्रोटोप्लास्ट यूज़ करता हूँ तो प्रोटोप्लास्ट तब यूज़ किया जाता है कि सेल वॉल को छोड़ के बाकी जितनी भी चीज़ें हैं सेल वॉल के अंदर, सेल वॉल को छोड़ दिया तो अंदर सेल मेम्ब्रेन भी, साइटोप्लाज्म भी, न्यूक्लियस भी, सब चीज़ें मिला के क्या कहलाएंगी, प्रोटोप्लास्ट। डन बेटा, इतना बेसिक था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 140, अच्छा क्वेश्चन है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये हमें लार्ज इंटेस्टाइन के आसपास मिलता है, सीकम के पास। अब ये चीज़ जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है बेटा, ये क्वेश्चन आपको कुछ पॉइंट बता रहा है, वेस्टिजियल है, 100% पता था। जब आपको किसी पॉइंट की श्योरिटी है कि ये तो 100% है, लेकिन बेटा अगर एक और ऑप्शन दिया हुआ ऑल ऑफ दीज, दैट मीन्स आपको इसके और इसके बारे में भी श्योर होना पड़ेगा। अगर आप इन दोनों के बारे में श्योर नहीं है तो मेरी सलाह मानिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत कीजिए, क्योंकि ऑल ऑफ दीज में आपका ये वाला ऑप्शन तो आ ही जाएगा। बट क्या आपको पता है ये और ये सही है कि गलत, ये नहीं मालूम। अगर बेटा नहीं मालूम तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत कीजिए, नहीं तो आपकी गलती से आपके नंबर कम हो जाएंगे। तो अपने को ऐसा तो नहीं करना है। तो हम कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स वेस्टिजियल है, बिल्कुल ठीक। क्या ये लिम्फॉइड टिश्यू है? यस। लिम्फॉइड टिश्यू बेटा क्या होते हैं? ऐसे टिश्यूज़ जो इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं। किस में? इम्यूनिटी। और बेटा अगर वो इम्यूनिटी में इन्वॉल्व हैं तो ये मदद करते हैं प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ में। इसलिए ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। इसलिए आपको आंसर क्या दे दिया गया? ऑल ऑफ दीज। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमारा डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 145, बहुत ही सिंपल। मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा कि यार जब के पास जो पेपर क्वेश्चन सेट करने वाले बंदे ने क्या किया, वो चाहता था कि आप लोग फंस जाओ। देखो कि क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। देखो क्वेश्चन मैं आपके सामने बेटा पढ़ूंगा और आप रियलाइज़ करोगे क्वेश्चन ना ये इतना बड़ा लग रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर मुझे समझना है तो मैं क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ूंगा और अपने लिए क्या बनाते जाऊंगा? डायग्राम। In two test tubes marked A and B, a mixture of saliva and boiled potato paste was taken. That means मैं यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब लेता हूँ, यहाँ पे दूसरा टेस्ट ट्यूब, A नाम रख दिया, B नाम रख दिया। इसके अंदर हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिक्सचर डाल दिया। तो मिक्सचर बेटा समझ लो, ये मिक्सचर दिख रहा है अपने को, ये सलाइवा किस चीज़ का मिक्सचर है? सलाइवा प्लस पोटैटो का,
राइट, यहाँ तक हमें समझा दिया. दिस हैज़ बीन गिवन. द सैम्पल ऑफ टेस्ट ट्यूब ए इज़ हीटेड फॉर अबाउट 5 मिनट्स. तो मैं ए के नीचे लिख दूंगा हीटेड. कितने मिनट के लिए? 5 मिनट्स के लिए. राइट बेटा, अब सैम्पल को हमने हीट कर दिया था. अब आफ्टर 30 मिनट्स बोथ दी सैम्पल आर टेस्टेड विद आयोडीन. अब आपने क्या किया, इसको पड़े रहने दिया 30 मिनट्स के लिए, और यहाँ पे इनके अंदर, इसके अंदर आपने क्या किया, यहाँ पे ये डाला था, ये मिक्सचर डाला था, यहाँ पे एक मिक्सचर डाला था, और दोनों के अंदर आपने क्या डाल दिया, आयोडीन. टेस्टेड विद आयोडीन मतलब इन दोनों के अंदर आयोडीन डाल दिया. ये टेस्ट ट्यूब ए है, ये टेस्ट ट्यूब बी है. अब कंडीशन क्या हो रही है, सैम्पल ए टर्न्स डीप ब्लू वाइल दिस सैम्पल बी डज नॉट शो एनी चेंज ऑफ कलर. यानी अब कंडीशन क्या हो रही है कि मेरे पास दो जो सैम्पल थे, दो सैम्पल में ए और बी था, जैसा बी ओरिजिनली था बी वैसा का वैसा रहा, लेकिन जो ए वाला अपने पास सैम्पल था उसने अपना कलर चेंज कर लिया. तो ऐसा हुआ, तो मुझे यहाँ से क्या समझ आता है बेटा, मैं आपको एक बात समझाना, याद दिलाना चाहता हूँ. स्टार्च जो होता है, स्टार्च अगर वो आयोडीन के साथ मिलता है तो वो डीप ब्लू कलर देता है. क्या देता है? डीप ब्लू कलर. ये कंसेप्ट समझ आया. अब पैरेलल बात देखो, मैंने क्या डाला था, सलाइवा और पोटैटो. सलाइवा में एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज, और बेटा क्या पोटैटो के स्टार्च को सलाइवरी अमाइलेज डाइजेस्ट कर सकता था? कर सकता था. तो दैट मीन्स यहाँ पे भी डाइजेशन हो सकती थी, यहाँ पर भी हो सकती थी. प्रॉब्लम क्या है, मैंने इस वाले को 5 मिनट हीट कर दिया, और जब बेटा मैंने हीट किया तो ये जो अमाइलेज नाम का एंजाइम था इसने काम करना बंद कर दिया. अमाइलेज एंजाइम ने जब काम नहीं किया तो इस वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर आपके पास जो स्टार्च है वो बिल्कुल स्टार्च की तरह ही रहेगा, लेकिन यहाँ स्टार्च टूट जाएगा. और जब मैं इसमें आयोडीन डालूंगा तो जो स्टार्च इसमें होगा ये कलर चेंज कर लेगा. क्योंकि यहाँ पे स्टार्च टूट चुका है तो बी वाला कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा. आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया? अगर कंसेप्ट समझ आ गया तो बेटा क्वेश्चन के ऑप्शंस पढ़िए. क्वेश्चन ऑप्शन कहते हैं पोटैटो कंटेन्स स्टार्च एंड सलाइवा कंटेन्स अमाइलेज. ये वाली बात तो क्लियर हो गई. तो हमें सेकंड स्टेटमेंट सही लगता है. फर्स्ट को पढ़ के देखते हैं. पोटैटो कंटेन्स अमाइलेज एंड सलाइवा कंटेन्स स्टार्च. उल्टा लिख दिया ना, गलत. अपीयरेंस ऑफ डीप ब्लू कलर ऑफ दिस सैम्पल ए शोज अमाइलेज एक्टिविटी. नहीं, सैम्पल ए में अमाइलेज एक्टिविटी नहीं हुई, तो थर्ड वाला ऑप्शन गलत. नो कलर ऑफ सैम्पल बी को नो कलर चेंज ऑफ सैम्पल बी इंडिकेट्स दैट स्टार्च इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड. यहाँ पे स्टार्च हाइड्रोलाइज हो गया था तभी तो कलर नहीं चेंज आया. इसने कहा नो कलर चेंज क्योंकि स्टार्च हाइड्रोलाइज नहीं हुआ. ये स्टेटमेंट गलत है ना. इस वाले केस में स्टार्च हाइड्रोलाइज यानी ब्रेकडाउन हो गया था, तो ये वाला स्टेटमेंट नॉट हाइड्रोलाइज की वजह से गलत हो गया. पहला वाला स्टेटमेंट तो उल्टा लिखा हुआ है, तीसरा वाला स्टेटमेंट भी गलत है. तो एलिमिनेशन भी कर देते, समझ आ जाता. बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या हमारे डायग्राम ने हमें मदद किया? यस बेटा, पेपर में सॉल्व करते वक्त आप डायग्राम पे बहुत अच्छे से फोकस करें, आपका काम बनते जाएगा. नेक्स्ट हम देखते हैं कोई क्वेश्चन जो हमें समझाना है. 52 हाइड्रोलाइटिक एंजाइम विच एक्ट्स एज लो पीएच. अगर कोई चीज़ लो पीएच पे काम कर रही है तो बेटा आपके दिमाग में एकदम घंटी बजनी चाहिए, स्टमक. अब देखो, अमाइलेज माउथ में, हाइड्रोलेजेस नो, आपके पास पेरोक्सीडेजेस नो, प्रोटीएजेस के नाम पे आपके पास पेप्सिन एक एंजाइम है जो लो पीएच पे काम करता है. तो बिना देखे आंखें बंद करके प्रोटीएज को टिक कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 156 देखो. क्वेश्चन कहता है कि इफ़ द लिवर वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी विच ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ द ब्लड इंक्रीज. क्या ब्लड में यूरिया या यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, या प्रोटीन बढ़ जाएगा, या अमोनिया बढ़ जाएगा? तो देखो बेटा, आपके पास कभी अब प्रोटीन आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ब्लड में प्रोटीन नहीं बढ़ेगा. क्यों नहीं बढ़ेगा? खाना खा के डाइजेशन किया तो अमाइनो एसिड था ना बेटा, तो अमाइनो एसिड ब्लड में बढ़ता रहे लेकिन प्रोटीन तो ना बढ़ रहा है. यूरिया यूरिक एसिड क्यों नहीं बोल सकते, मेरी बात ध्यान रखना. लिवर के अंदर हम चलाते हैं एक साइकिल, यूरिया साइकिल. तो यूरिया साइकिल में क्या होता है, जो लिवर से अमोनिया, जो अमोनिया की प्रेजेंस है, नॉट जस्ट लिवर बट बॉडी में जो अमोनिया बन रहा है उसको लिवर के अंदर यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है. तो दैट मीन्स अमोनिया को मुझे यूरिया में कन्वर्ट करना है. ये काम कौन करता है? लिवर.
तो अगर आपने इधर से लिवर को ही उड़ा दिया तो ये वाला स्टेप नहीं हो पाएगा, यूरिया तो बनेगा ही नहीं। तो ब्लड में ऊपर इसका लेवल बढ़ने का मतलब, तो ब्लड के अंदर ये कंपोनेंट का भी इंक्रीज़ हो सकता है नहीं, ये कंपोनेंट का नंबर अमाउंट इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि इस कंपोनेंट को हम लोग बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहे हैं यूरिया में। यानी लिवर का फंक्शन गया तो अमोनिया चेंज नहीं होगा, ये अमोनिया जब आपके पास चेंज नहीं होगा तो आपके पास अमोनिया की मात्रा विद इन द ब्लड बढ़ जाएगी। नेक्स्ट देखो, अब आपके पास समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 166, ध्यान से। क्वेश्चन 166 बेटा आपसे एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मांग रहा है। मैंने आपको कहा कि कफर सेल्स एक सेल्स होते हैं जो फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं। फेगोसाइटिक सेल्स बेसिकली क्या है, ये एक मैक्रोफेजेस ऑफ लिवर है, ये लिवर के मैक्रोफेजेस हैं। तो लिवर में आपके पास वाइट या आरबीसी, डब्ल्यूबीसी आरबीसी आते हैं या बैक्टीरिया आता है, कुछ भी लिवर में आता है। तो लिवर के कफर सेल्स उनको खा जाएंगे, मार डालेंगे। हमारे पास बीटा सेल्स, ये बेटा पेनक्रियाज में मिलते हैं, क्या बनाते हैं, इंसुलिन। टी सेल्स क्या होते हैं, ये स्पेसिफिक टाइप के लिम्फोसाइट्स होते हैं। ऑक्सीटोसिन सेल्स के हैं, ऐसे सेल्स जो ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है उसको रिलीज़ करवा रहे हैं, ये अपने को ब्रेन में मिलेगा। तो हमारे पास ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। और डायरेक्ट अगर बात लिवर की करी ही जा रही है तो कफर सेल्स लिवर में आने वाली कोई बाहरी चीज़ को खा के ख़त्म कर देता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 176, The primary dentition in human beings differ from permanent dentition in not having which of the following type of teeth? सिंपल, प्राइमरी डेंटिशन है 2102 बाई 2102 और परमानेंट जो आपके पास परमानेंट डेंटिशन है 2123 बाई 2123। यानी बच्चे में इंसीजर मिल रहे हैं, कैनाइन मिल रहे हैं, लेकिन प्री मोलर जो है वो नहीं मिल रहे, मोलर मिल रहे हैं। प्री मोलर का नंबर 0 है ना, लेकिन ये एडल्ट में देखो प्री मोलर्स मिल रहे हैं। इसलिए प्राइमरी डेंटिशन डिफर्स फ्रॉम परमानेंट डेंटिशन इन नॉट हैविंग। प्राइमरी डेंटिशन के पास ऐसी कौन सी चीज़ नहीं है जो परमानेंट में है, तो आंसर क्या होगा, प्री मोलर्स। क्या यहाँ तक आपको क्लियर हुआ बेटा? इसके साथ साथ हमारी PT1 की डिस्कशन क्लियर होती है, समझ आती है। बाकी चीज़ें बहुत आसान थी, बहुत सिंपल थी, वो आपको अच्छे से क्लियर हो ही चुका है। इसके अलावा बेटा मुझे नहीं उम्मीद नहीं है कोई डाउट होंगी, अगर होंगी तो कोशिश कीजिए वो डाउट्स को खुद ब खुद सॉल्व करने की। अगर फिर भी नहीं होता तो पूछिए, अदरवाइज़ आपकी डाउट बेटा अगर सब डाउट मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दी तो आपको टेम्पररी फ़ायदा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म नुकसान होगा। खुद मेहनत करने की जो कैपेबिलिटी होती है, ये जो आदत होती है वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे चाहता हूँ कि आप खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़िए बेटा, स्टे ब्लेस्ड।